मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्विर्नः सन्तोषधि ॐ मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता ॐ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमानस्तु सूर्यः माध्विर्गावो भवन्तु नः। ॐ शांति शांति शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, आदर सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, आचार्य महानुभाव, प्रिय ब्रह्मचारी, चलिए आपका आग्रह है, आज 23 मार्च और इसका विशेष संदर्भ है केवल एक को, केवल एक को कितने थे उस समय? 3 थे, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह। होता क्या है कि एक प्रमुख हो जाता है तो उसके साथ बाकी सब जुड़ जाते हैं। मैंने एक पुस्तक विद्यार्थी जीवन में पढ़ी थी, सिंहावलोकन। आपने पढ़ी किसी ने? सिंहावलोकन। ये क्रांतिकारी लेखक हुए हैं। मनमथनाथ तो उनके साथ थे, मनमथनाथ तो उस समय छोटे थे, प्रकाश नाम से, और हिंदी साहित्य में बड़े अच्छे लेखक भी रहे हैं। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। यद्यपि उसमें यह है कि व्यक्तिगत अधिक है, लेकिन पूरा क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ है। व्यक्तिगत सारे अनुभव उसमें दिए हुए हैं। इनके व्यक्तिगत जो व्यवहार, दिनचर्या, विचार, उनका बड़े विस्तार से वर्णन है। अच्छी लगती है वो पुस्तक। उस पुस्तक में एक जगह एक चर्चा आती है, यशपाल ने लिखा उसे। तो बोले, मैं भगत सिंह के घर पर बैठा हुआ तख्त के ऊपर पैर हिला रहा था, जैसे आदमी बैठे हुए कुर्सी पर या उस पर हिलाता है। तो पैर हिला रहा था, कोई चीज नीचे खट 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 बज रही थी, मेरा ध्यान ही नहीं गया क्या है। बोले, इतने में भगत सिंह के दादा घुसे और वो एकदम जोर से चिल्लाए, बोले मारूंगा तुझे। और जैसे ही उन्होंने धमकाया मुझे और हाथ उठाया तो मैंने कहा, जी क्या हुआ? बोले, तुझे शर्म नहीं आती है? तू पैर किसको लगा रहा है? बोले, नीचे हवन कुंड रखा हुआ था, मुझे ध्यान ही नहीं था कि हवन कुंड रखा हुआ है। क्योंकि भगत सिंह का जो परिवार था उसमें दादाजी सबसे पहले ऋषि दयानंद से उन्होंने यज्ञोपवीत लिया था, दादाजी, और उनका परिवार आर्य समाजी बना था। वो अपने बाल भी कटाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा रहने दो, पुराने चला आ रहा है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं। तो उनके जीवन की एक विशेषता थी, वो शास्त्र कहीं 60 मील दूर कहीं गए हुए थे किसी विवाह में, और वहां सिद्धांत का कोई विवाद हो गया। तो रात को वापस आकर सत्याप्रकाश लेके सवेरे फिर वहीं पहुंचे। उनकी ऐसी अद्भुत निष्ठा थी। और उन्होंने जब इसका भगत सिंह का यज्ञोपवीत किया था, तब उन्होंने घोषणा की थी कि मैं अपने इस पौत्र को राष्ट्र के लिए समर्पित करूंगा। आर्य समाज के साथ जो भी जुड़ा, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसको एक चिंतन की दिशा मिली, सोचना उसे आया। और इसीलिए दोनों तरह के लोग आर्य समाज के साथ उत्पन्न हुए। जिनकी दृष्टि आक्रामक थी वो क्रांतिकारी बने, और जो सहज थे, शांत थे, वो सुधारक बने। इसकी विशेष व्याख्या मैंने आपको पहले कभी सुनाई थी कि आर्य समाज के ये वर्ग क्रांतिकारी था, आर्य समाज से जुड़ा हुआ था, लेकिन आर्य समाज ने उन्हें अपना है ये कहकर नहीं घोषित किया,
क्योंकि ऐसा घोषित करने में आर्य समाज पर प्रतिबंध लगा था, तो उससे उन्होंने किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ग ने जो चिंतन दिया, वैसे लोग कहते हैं अजी बिना उसके स्वतंत्रता मिल गई, बिना किसके, बिना ढाल और तलवार के स्वतंत्रता मिल गई। ये झूठ है, बेवकूफी है क्या कि अंग्रेज ने जिस समय यह समझा कि उसे देश छोड़ना पड़ सकता है, तो उसने उपाय ये निकाला कि मैं छोड़ के जाऊं तो कम से कम ऐसे लोग तो हों जो मेरे हों। यहां अंतर आता है राजनीति में। क्या होता है कि क्रांतिकारी तरीके से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, और ये तब संभव होता है जब जो सशस्त्र संघर्ष करने वाले लोग होते हैं उनका सामर्थ्य इतना हो और सीधा हो कि वो सत्ता को बाहर निकाल के कब्जा कर सकें, जैसे कम्युनिस्टों ने किया। उन्होंने मतलब सत्ता को बेदखल किया, वहां से बाहर किया, निष्कासित किया, और उनके पास साधन बहुत थे। प्राय जो सशस्त्र संघर्ष होते हैं वो आर्थिक अभावों के कारण और संगठित समूह न होने के कारण समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि कितना संगठित होना पड़ता है। आप एक कल्पना करो, आज जो सशस्त्र संघर्ष करने वाले वर्ग हैं, जो सबसे बड़ा ताकतवर आदमी बनता था लादेन, उसके पास कितने साधन थे, लेकिन सत्ता से जब टक्कर लेते हैं तो वो ठहरते नहीं। ऐसा नहीं, अपवाद तो हैं इसके, लेकिन सामान्य रूप से हमारे नौजवानों में क्या होता है, ये इच्छा होती है कि कुछ कर दें। मैं एक बार किसी बाहर समाज में था, बोले जी फिर कुछ करते क्यों नहीं? मैंने कहा बोलो क्या करोगे? बोले जी फला को मार दें, अला को मार दें, अला को मार दें। क्यों? कि और तो कुछ सूझता नहीं। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा करो कि उनके मारने से होगा क्या, पहले तो पता नहीं मरेगा कि नहीं मरेगा, और नहीं मरा तो तुम तो मरोगे। अब एक के बदले एक को मार के क्या मिलेगा? क्योंकि तंत्र तो नहीं बदलता, व्यवस्था तो नहीं बदलती। तो उसके लिए बड़े संगठन का होना बहुत आवश्यक होता है। और इस संगठन क्या होता है? विचारधारा, विचारधारा से संगठन, संगठन से साधन, और साधन के बाद वो सारा काम। हमारा सशस्त्र क्रांति का दौर है, 2-3 कारणों से सदा निष्फल हुआ। एक तो क्या है कि आदमी कहीं ना कहीं फिसल जाता है या टूट जाता है, क्योंकि एक आदमी पकड़ में आ गया। अब पकड़ में आ गया तो अब उससे जब उगलवाने की बात आती है, उस समय जो यातना है उसको सब नहीं सह सकते। यदि आपको याद हो, भगत सिंह से जब ये बात हुई कि भाई यातनाएं देंगे, तो उसने क्या परीक्षण किया था? मोमबत्ती जला करके उसके ऊपर हथेली रखी थी, और वो जलती रही, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ। तो इतना जो साहस है ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि शारीरिक पीड़ा जो है वो एक सीमा तक ही सहन होती है, और उससे आगे वो सहन नहीं हो पाती तो आदमी टूट जाता है। आजकल हमारे पुलिस वाले क्या करते हैं? आदमी कितना भी बहादुर बनता हो, पुलिस वाले क्या करते हैं कि उसके पजामे में चूहे डाल करके बांध देते हैं। आप क्या करोगे बताओ? बाकी बहुत कुछ सहने की आप हिम्मत रखते हो, सह कर देखो। हाथ पैर बांध के मकोड़ों में डाल देते हैं, अब क्या करोगे? इससे भी आगे जाते हैं तो बर्फ की सिल्ली पर सुला देते हैं। उससे आगे जाते हैं तो तेज प्रकाश, 1000 वाट का प्रकाश आपकी आंखों पर डालते हैं और आपको सोने नहीं देते। हमारे यहां ऐसे व्यक्ति कौन है जानते हो? जिनको 11 दिन तक सरकार ने, पुलिस ने सोने नहीं दिया था। राजेंद्र जिज्ञासु जी, राजेंद्र जिज्ञासु। इनको गुरुद्वारा केस था एक, मतलब ऐसा था जब ये हिंदी आंदोलन में थे तो जेल से इनकी चिट्ठी जांची जाती थी, सेंसर की जाती थी, तो ये सत्याग्रहियों को प्रोत्साहित करते थे।
तो इन्होंने गुरुद्वारा बीड़ी केस बनाया था सरकार ने कि इस आदमी ने बीड़ी जला करके गुरुद्वारे में फेंकी और उसमें गिरफ्तार किया था। तो उनसे पूछा, मैंने सुना उनसे, बोले 11 दिन नहीं सोने दिया, तेज प्रकाश हर समय आंखों पर रहता था, और भी बहुत सारी यातनाएं उन्होंने बताई कैसे कैसे दी। ये कह देते थे पुलिस वाले, या तो हाँ कर ले, नहीं तो तू पागल हो जाएगा, क्योंकि आदमी नहीं सोएगा नहीं खाएगा तो पागल हो जाएगा। और पागल हो गया, छोड़ दिया, जीवन भर के लिए गए। तो क्या है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसमें आने वाली जो संघर्ष की बात है, जिसे जो हमको जितना आसान लगता है जब चलते हैं तो उतना ही कठिन हो जाता है। तो क्रांतिकारियों ने इस सब को भी सहन करना स्वीकार किया। आपको याद हो, सुखदेव को ये लगा कि तुझे बहुत कष्ट देंगे ये लोग, और रात को जब होगा तो तू सो भी नहीं सकेगा, तो वो एक जंगल में गया लाहौर के पास, और वहां बड़े बड़े मच्छर थे, डांस जिसे बोलते हैं, हाँ, वो उनमें जाके बैठ गया, बोले देखें कितना काटते हैं। उस व्यक्ति को बड़े रोचक रोचक शौक थे। उसने आखिर मनुष्य थे ना, उनको अच्छा बुरा व्यवहार सब कुछ होता था। तो सिंहावलोकन में एक जगह उसने लिखा कि सुखदेव को किसी ने कहा कि देख, ऐसा है कि बड़े से बड़े ताकतवर आदमी की नाक पर यदि मुक्का मार दिया जाए तो पहलवान भी एकदम बेहोश हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा। तो उसने बांधा अपना तहमत, जैसे लाहौरी लोग बांधते हैं, और जा रहा था बाजार में, देखा सामने से एक पहलवान आ रहा है। जैसे वो पहलवान पास आया, उसने मुक्का बनाया और उसके नाक पर मारा। पहलवान एकदम चकरा गया, थोड़ी देर तो उसको होश नहीं रहा। वो उठा और वो ये खड़ा रहा, हाँ देखते हैं क्या होता है, और उसने इसको बहुत मारा। बोले क्यों मारा? बोले मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा था, मैं देख रहा था कि इसका कितना प्रभाव होता है। उसने लिखा कि एक बार भगत सिंह को मैंने कहा कि चल सिनेमा देखने चलते, तो उसने मुझे कहा कि मुझे डिस्पेप्सिया हो गया है, मैं नहीं जा सकता। उसको अंग्रेजी नहीं आती थी, वो सोचा पता नहीं क्या बीमारी हो गई है, कुछ बहुत बड़ी चीज हो गई है। पता, उसने कोष उठाया, देखा उसने उसको मारी लात। बोला ज्यादा खा के पड़ा हुआ है और कहता ही हो गया चल चलते हैं। तो इन्होंने जो स्वाध्याय किया, जो अध्ययन किया, इसमें कितना मतलब त्याग और बलिदान है। आप एक व्यक्ति इनके साथ हुआ करते थे, दुर्गा भाभी के पति का नाम क्या है? भगवती चरण वर्मा। देखो इन व्यक्तियों ने लाहौर में रहते हुए बम बनाना सीखा, और बम बनाना तो सीख लिया। बम बनाना सीखने के साथ अपने यहां भी एक क्रांतिकारी हुआ बम बनाने वाला, जानते हो? नाम नहीं लेते। हाँ, अच्छा खैर, तो बम बनाना सीखा। तो अब ये हुआ कि ये ठीक बना कि नहीं बना, कैसे हो, परीक्षण करना है। तो परीक्षण करने के लिए रावी के किनारे जंगल में गए। लेकिन मुश्किल पता है क्या हुई? वो बम फेंकने से पहले हाथ में ही फट गया, और पूरे दिन वो व्यक्ति वहीं पड़ा रहा और खून बहने से मर गया। जब साथी लोग खोजने के लिए गए तो मकोड़ों से ढका हुआ था, वो उसका शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। अब ऐसी स्थिति में मतलब यदि कोई हो भी जाए दुर्घटनाग्रस्त, तो आप चिकित्सालय नहीं जा सकते, आप वैद्य नहीं बुला सकते, आप दवा नहीं दे सकते, आप उसको लेकर नहीं जा सकते, आप प्रकाश में कैसे आओ? जो ये विवशताएं होती है ना, इस विवशताओं के बाद चलना मतलब किसी अंदर की प्रेरणा के बिना, अंदर की भावना विशेष के बिना संभव नहीं होता। उसने लिखा कि ये जब धमाका हुआ ना, सैंडर्स का वध हुआ, तो लाला लाजपत राय का बदला लेना था, क्योंकि लाला लाजपत राय ने उस समय जो राजकुमार आया था उसके विरोध में प्रदर्शन किया था, और उनको साइमन कमीशन के नाम से आता, उसको उन्होंने
लाठियों से इतना मारा था कि उनकी छाती फट गई थी और उसी से वो मर भी गए थे। तो उसका बदला लेना है, ये युवकों को लगा, नौजवानों को लगा कि बदला लेना है। तो बताया, अच्छा भावुकता कैसी होती है। तो अब उन्होंने सोचा कि इतने बजे ये व्यक्ति आता है, इतने बजे इस जगह पर पहुंचता है, यहां रखकर इसको यदि गोली मारी जाए तो ठीक होगा। निशाना किसका बढ़िया है, क्योंकि निशाने में क्या होता है, हम सोचते हैं कि यहां सिर में लगनी चाहिए, लेकिन सिर में क्यों नहीं लग सकती। निशाना सीखा है कभी? नहीं। सिखा देंगे आपको। मैं एक से बात की है, मैंने कहा हमारे विद्यार्थियों को निशाना सिखाओ, तो उसने कहा मैं सिखा दूंगा सरकार से वैसे नहीं इसमें नियम क्या होता है कि आपका जो निशान की जगह है, निशाना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोली इधर उधर हो गई तो बच जाएगा। तो निशाना जितना बड़ा होगा, गोली लगने की संभावना उतनी अधिक होती है, इसलिए गोली सिर पर मारने के बजाय गोली छाती पर मारी जाती है। अब वहां क्या हुआ कि इनके निशाने में कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो इनकी आपस में लड़ाई होने लगी। तो होते होते एक बोला, इनके साथ कई बार भूल भावुकता में कैसी हो जाती है, गोली मार के भागे और किसी ने कहा ये नहीं मरा वो नहीं मरा, तो दूसरे ने पूछा अच्छा वो नहीं मरा क्या, पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा ये तुझे कैसे पता कि वो मरना था दूसरा नहीं मरा। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी कमी जो है क्रांतिकारियों के असफल होने की, वो है मतलब जन सामान्य का उनके साथ समर्थन। विशेष लोगों का समर्थन तो रहा। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे जो केसरगंज आर्य समाज है, इसमें भगत सिंह रहे हैं। आर्य समाज जो कलकत्ता है उसमें रहे हैं, क्रांतिकारियों को महीनों तक आश्रय दिया है, व्यवस्था की है। लेकिन जो एक जनमत होता है जिसके कारण से किसी को बल मिलता है, उसका हमारे यहां अभाव रहा है। तो ये इन्होंने अपने प्रयत्न से, अपने पुरुषार्थ से बहुत काम किया। मतलब एक सरकार से, एक ऐसी सरकार से टक्कर लेना जिसका सूर्यास्त नहीं होता, उसका राज्य इतना लंबा चौड़ा है। तो वो उसमें भी जब लाहौर से बम कांड करके जब भागने लगे, तो अभी एक समस्या ये थी कि जाएं कैसे, लाहौर से निकलें कैसे, क्योंकि गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको भगत सिंह का एक हैट वाला फोटो मिलता है, वो उसी समय का है। वो बाबूजी बन गए, साहब बन गए, और दुर्गा भाभी मेम साहब बन गई। इतने में उस बच्चे को लेके आए, उसका नाम था शची, उनका दुर्गा भाभी का जो बेटा था ना शची, वो भगत सिंह को कहता था लंबू चाचा। वो स्टेशन पर चिल्लाने लगा, वो पुलिस का ध्यान चला जाएगा उसको चुप करना मुश्किल हो गया। वहां से वो एक जेंटलमैन बन करके निकले और कलकत्ता गए थे, और कलकत्ता वहां समाज में रहे थे। उस समय में इन लोगों ने दूर दूर से संपर्क साधने की भी कोशिश की थी। इन्होंने उस समय सबसे बड़ा क्रांतिकारी जो आंदोलन हुआ था रूस में हुआ था, तो रूस की साम्यवादी पार्टी से भी उन्होंने संपर्क साधने का प्रयत्न किया था। और उन दिनों आपको याद होगा, देश जब स्वतंत्र हुआ तो जो कम्युनिस्ट विचारधारा था उसकी बड़ा प्रभाव था हमारे समाज पर। मतलब उसे हम यूँ समझते थे कि ये बड़ी प्रगतिशील चीज है और इसके कारण से देश में बड़ा सुधार हो सकता है। तो हमारे इन लोगों ने उनसे भी जो संपर्क साधा था। तो आजकल कम्युनिस्ट पता है क्या कहते हैं? अच्छा, आजकल एक अपहरण का काम बड़ा अच्छा चल रहा है। किसी भी अच्छे आदमी को अपनी पार्टी में, अपने विचार में, अपने सिद्धांत में लगाकर चित्र लगा देना, ये हमारे हैं। तो आप कभी कम्युनिस्टों के कभी प्रदर्शनी में जाओ तो आपको भगत सिंह का चित्र मिलेगा कि जैसे मतलब अकेले कम्युनिस्ट जो थे ये भगत सिंह थे और ये कम्युनिस्टों ने ही सब कुछ किया है। जबकि कम्युनिस्टों के साथ उल्टा है। कम्युनिस्टों की जो आस्था रही है वो देश के साथ नहीं रही, पार्टी के नाते वो उस देश की रही जिसमें उस पार्टी का शासन है। जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों के साथ झगड़ा रहता है ना, कि वो अपनी आस्था धर्म के कारण से यहां नहीं रखते, वो अपनी आस्था, इसका अपवाद हमारा दरगाह दीवान है। अभी घटना घटी ना, हाँ, तो मेरे पास फोन गया था तो मैंने शायद अखबार में छपा दी था
मैंने बहुत बधाई दी थी। मैंने कहा कि हमारी देश की समस्या हल हो सकती है बहुत आसानी से, प्रश्न यह है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। यदि हम सबकी प्राथमिकता देश हो जाए तो फिर हमारे जो संघर्ष हैं वो हट जाएंगे। संघर्ष हैं किस लिए कि हम अपनी प्राथमिकताएं हमारी अलग अलग हैं। नियम क्या है कि या तो सारा देश किसी एक धर्म को माने, ऐसा हमारे यहां संभव नहीं है क्योंकि जनसंख्या का अनुपात इतना भिन्न है कि वो कोई किसी को मानता नहीं है। जब कोई किसी को नहीं मानता है तो क्या उपाय करना, तो उपाय यदि आप निकालोगे तो एक ही उपाय निकल सकता है कि सब वो माने जिसमें सबका हित हो। और सबका हित किसमें हो सकता है भाई? किसी भाषा में, किसी इसमें उसमें, धर्म में, संप्रदाय में, विचार में तो नहीं हो सकता, जाति में नहीं हो सकता। मतलब जो देश के समस्त लोगों को अपने अंदर समेट सके वो चीज चाहिए। तो देश को यदि आप प्राथमिकता दोगे तो आपकी जो आपस के संघर्ष हैं वो नहीं करने पड़ेंगे। भाई देश की बात आती ही आप पीछे हट जाओ। लेकिन हम ये कहते हैं नहीं, हमारा तो धर्म देश से ऊंचा है, हमारा भगवान देश से ऊंचा है, हमारे विचार देश से ऊंचे हैं, तो फिर आप देश में और उसमें संघर्ष तो होगा। तो इस दृष्टि से हमारे यहाँ जो ऐसे लोग हैं जो विदेशी विचारधारा से पनपते हैं, उनके साथ संकट यही है कि वो देश को दूसरे स्थान पर रखते हैं और अपने विचारों को पहले स्थान पर रखते हैं। हमारे यहाँ जो आज सबसे बड़ा जो संकट है और क्रांतिकारियों में जो सबसे मुख्य बात थी वो थी राष्ट्रीयता, देश प्रेम। मतलब चाहे बंगाल का क्रांतिकारी था, चाहे पंजाब का क्रांतिकारी था, लेकिन उसके अंदर दृष्टि एक ही थी कि भाई देश जो है ये स्वतंत्र होना चाहिए। तो इस दृष्टि से इसमें बहुत बुद्धिमान लोग भी हुए हैं। बुद्धिमान लोगों में हमारे रामप्रसाद बिस्मिल का आप स्थान ले सकते हैं, जो मतलब भावुकता से जिन्होंने काम नहीं किया, बुद्धिपूर्वक काम किया, और बुद्धिपूर्वक काम शांति से काम किया। तो उस दृष्टि से जब उनका जो चिंतन है, आपने यदि रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा पढ़ी हो तो वो उनके पास कई बार ऐसे अवसर आए जब जेलर या द्वारपाल उनको भरोसा करके कहीं भी चले जाते थे। वो चाहे तो जेल से भाग भी सकते थे, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मैं क्यों भागूं, मुझे भागने की क्या जरूरत है। क्योंकि जब आदमी सोचकर काम करता है तो वो उसके कष्ट, दुख जो भी है वो उसके पास नहीं आते। मैं इस दृष्टि से जब आप विचार करोगे तो भगत सिंह के जीवन को आप देखोगे तो उसने जेल में खूब पढ़ा। और एक घटना मैंने आपको बताई थी परसों। क्या बताई थी? जब उससे अंतिम इच्छा पूछी गई थी, भगत सिंह से अंतिम इच्छा पूछी गई कि आप अंत में क्या चाहते हैं, तो उसने कहा था कि यहाँ जो मेहतरनी आती है, जमादारनी आती है, उससे मैं भोजन बनवा के करना चाहता हूं। तो जेलर ने कहा कि अरे वो तो अछूत है। तो भगत सिंह ने यही कहा, अछूत क्यों है वो? क्योंकि वो मैला उठाती है, सफाई करती है। बोले ये काम तो मेरी मां भी करती है, तो क्या वो अछूत है? तो इस दृष्टि से मतलब ये जो सोच है, ये सोच जो है बिना आर्य समाज की तार्किकता के या बिना विशाल स्पष्ट चिंतन के नहीं हो सकता। तो हमारे क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मतलब आपको याद होगा कि थोड़े ही दिन पहले स्वतंत्रता से मतलब जो जल सेना है इसमें बगावत हो गई थी और उससे अंग्रेज हिल गया था, क्योंकि उसको लगा था कि सेना में यदि बगावत हो गई तो फिर लड़ेगा किसके भरोसे, क्योंकि दो ही तो साधन होते हैं, सेना और पुलिस। भाई जो घरेलू कामकाज है वो पुलिस के सहारे चलता है और जो बाहर का साधन है वो सेना के सहारे चलता है। ये दोनों किसी के पास हैं तो वो शासन करता है। इन दोनों में यदि कमजोरी है या दोनों का अभाव है तो शासन कैसे कर सकता है? और क्रांतिकारियों को दोनों से टक्कर लेनी पड़ती थी। अब एक दिन जगदीश चंद्र थे, बड़े अच्छे क्रांतिकारी थे। वो एक दिन जा रहे थे, जाते जाते एक पुलिस वाले ने उनको पकड़ लिया तो वो ले गया। उनकी थैले में पिस्तौल था। आज ये पिस्तौल के चक्कर में संजय दत्त पड़ा हुआ है ना, क्योंकि हथियार रखना और गैर कानूनी तरीके से क्रांतिकारी होकर के तो ज्यादा बड़ा अपराध है।
वो कहने लगा कि वो पुलिस अफसर के पास ले गया। बोले मैं महात्मा जी साधु वेश में था। तो बोले कैसे कहाँ घूम रहे हो? बोले ऐसे ही घूम रहा था, ये तुम्हारे पुलिस वाले ने पकड़ लिया। बोले तुम्हारे थैले में क्या है? 1 2 3 4 के निकाला, कपड़े थे, वापस रख दिया। बोले लो। तो बोले क्या करो? बोले 2 रुपए ले जाओ, जाओ। तो चलते चलते पुलिस वाला बोला तुम हो तो वही, आज तो तुमने धोखा दे दिया। बोले अच्छा वापस चलूं क्या? अच्छा मतलब देखो मूल चीज क्या है कि जो परिस्थितियों में अपने को सहज रखना मुश्किल। सबसे कठिनाई चीज क्या होती है? आदमी की भय की जो परिस्थिति होती है, लोभ की जो परिस्थिति होती है, उसमें मनुष्य सहज नहीं रहता। वो मतलब कुछ न कुछ शरीर में उसके परिवर्तन आता है। वो बोलने में लड़खड़ाएगा, कांपेगा, उसका रक्तचाप बढ़ जाएगा, उत्तर नहीं सूझेगा। लेकिन विकट से विकट परिस्थिति में सहज रहना मतलब बचाव का एकमात्र उपाय रहता है। और क्रांतिकारियों का इसको बहुत अभ्यास करना पड़ता है, बहुत। तो इस दृष्टि से जब हम इनको देखते हैं तो इन्होंने विचार पूर्वक किया था। और जब भगत सिंह ने बम फेंकने का निश्चय किया था तो किसी को मारने का विचार नहीं था, मारेंगे बोलकर नहीं था। क्योंकि उस समय उन्होंने जो पर्चे छाप कर फेंके थे, बांटे थे, उनमें क्या लिखा था? बहरों को सुनाने के लिए धमाका किया है। ये जो बहरे हैं इनको सुनाने के लिए यह धमाका किया जाए, किसी को मारने के इरादे से नहीं। और भगत सिंह को फांसी हुई तो गवाह कौन था पता है? हमारे खुशवंत सिंह का बाप। वो सफाई आज भी देता रहता है। हाँ, उसका पिता शोभा सिंह। मतलब ऐसा होता है ना, कानून की खाना पूरी तो करनी होती है ना। 2 व्यक्ति थे। एक था आप दिल्ली से जब हरिद्वार जाते हो तो मुजफ्फरनगर के पास एक आम का बगीचा आता है, क्या बड़ा सा बगीचा आता है। उसका नाम था शोभा, नहीं इसका नाम तो शोभा सिंह था। उसका नाम वो सहारनपुर का या मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। उसको राय बहादुर था। तो उसको अंग्रेज ने बाद में बहुत सारी संपत्ति, जमीन, जायदाद इन दोनों को ही दी थी। तो ये जो थे वहां उनके दोषी बनाने वाले गवाह बने थे। और किसी को भी उस समय खड़ा कर लेते थे, गवाह बनने वाले बहुत मिल जाते थे क्योंकि प्रलोभन अच्छा हो जाता था। इस दृष्टि से वहां जो अच्छा, इन्होंने सबसे अच्छी बात क्या की थी कि जो अदालत में, न्यायालय में विवाद हुआ था उसको एक मंच की तरह काम में लिया। मतलब अपने को निरपराध सिद्ध करना नहीं, मतलब आप देश के साथ गलत करते हो ये करने के लिए उसको काम में लिया था। तो इस दृष्टि से जो इन्होंने किया वो बहुत बुद्धिपूर्वक किया। और आज के इस दिन में एक बात समय हो गया आपका, एक बात कह के बात समाप्त करता हूं कि आज हमारा दुर्भाग्य पता है क्या है? हम इनको जातियों में या मतों में या संप्रदायों में बांट कर देखते हैं। ये पंजाब वाले इतने मूर्ख हैं। पिछले दिनों जब मैं भगत सिंह के गांव गया था, भगत सिंह के गांव उनके घर को स्मारक बनाया हुआ है, तो वहां संग्रहालय बनाया है। उस संग्रहालय में जो टोपी वाला फोटो है वो नहीं लगाया। सिखों को यह लगता है कि ये बाल के बिना जो है ना, ये धरती उनके लिए बेकार है। वहां पूरे संग्रहालय में हिंदी में कहीं नहीं लिखा हुआ। मैं उसकी सम्मति पुस्तिका में लिख कर आया। मतलब ये जो है ना राष्ट्र द्वेष है। आप प्राय देखोगे गुरुद्वारे में अंग्रेजी में लिखा मिल जाएगा, पंजाबी में लिखा मिल जाएगा, हिंदी में नहीं मिलेगा। तो ये जो सिख पना है ना, इस पने से राष्ट्रीयता जो है वो हट जाए तो उसका अर्थ कुछ नहीं है, बेकार है। मतलब गोविंद सिंह इसलिए बड़े हुए कि वो सरदार थे, सिख थे, तो वो सिखों के ही रह जाएंगे ना। शिवाजी मराठा थे तो मराठों के ही रह जाएंगे। महाराणा प्रताप क्योंकि राजपूत थे तो राजपूत ही रह जाएंगे। तो मेरा इनसे एक प्रश्न होता है कि यदि वो राजपूत होने से बड़े हैं कि गुणों के कारण बड़े हैं? यदि राजपूत होने से बड़े हैं तो तुम सारे राणा प्रताप क्यों नहीं बन जाते हो? सारे मराठे शिवाजी क्यों नहीं बन जाते हो? तो आजकल इनको हमने बांट दिया है। मैं एक दिन फरीदाबाद में जा रहा था तो फरीदाबाद में लाला लाजपत राय की मूर्ति लगी हुई है चौराहे पर। तो उस पर किसी ने कोई कुछ डाल दिया, कोई कागज डाल दिया या कुछ डाल दिया। तो अगले दिन समाचार पत्र में क्या छपा कि लाला भाइयों ने बैठक की।
क्या बैठक की? ये लालाओं का अपमान है, लालाओं का अपमान है। उससे भी ऊंची बात, मैं सोनीपत में जा रहा था तो जैसे आपके बड़े बड़े फ्लेक्स लगे रहते हैं, ऐसा बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, बनिया गौरव महात्मा गांधी। तो ये जो ये सोच है ना, ये हमें मतलब कहीं संकीर्णता की ओर ले जा रहा है। मतलब उनको तो हम छोटा बनाते ही बनाते हैं, हम अपने को उससे भी ज्यादा छोटा बना देते हैं। तो आज जो आवश्यकता है, जिन्होंने भी राष्ट्र के लिए कुछ किया है, चाहे वो दक्षिण का है, उत्तर का है, पूर्व का है, पश्चिम का है, किसी भी जाति से है, किसी भी संप्रदाय से है, किसी भी मत से है, हमें उनका उतना आदर करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। और एक दिन तो मैं उनकी भगत सिंह की समाधि के लिए गया था, पर उस दिन पाकिस्तान ने पुल ही तोड़ दिया था, इसलिए मेरा नदी के इधर तक तो मैं था, उधर नहीं जा पाया। आप जा सकते हैं फिरोजपुर में, यदि आप कभी जाएं तो भगत सिंह की समाधि सतलुज के पार है, देख सकते हैं। तो वो स्थान हमें प्रेरणा देने वाले होते हैं। पहले इनका जीवन चरित्र वगैरह बहुत पढ़ा जाता था, इनके बारे में चर्चा की जाती थी, लेकिन हमारी नई प्रगतिशीलता और आधुनिकता ने वो सब पीछे धकेल दिया, उनका कोई अर्थ नहीं रह गया। अब तो मायावती जैसे ये भी कह देते हैं वो तो आतंकवादी थे। क्यों? कि सवाल प्रश्न ये होता है कि जब वो आपके नहीं रहे, जब वो आपके नहीं रहे तो आतंकवादी तो होंगे ही, क्योंकि जो अंग्रेज का नहीं था वो तो आतंकवादी था ना। अंग्रेज का होता तो नहीं होता, वो बलिदानी हो जाता। केवल प्रश्न इतना सा है, मतलब कार्यों से वो आतंकी या बलिदानी नहीं बनता, वो पक्ष से बनता है। वो किस पक्ष के लिए काम करता है, वो पक्ष यदि विजयी होता है तो वो बलिदानी हो जाता है, और वो पक्ष यदि पराजित हो जाता है तो उसके लिए आतंकी हो जाता है। तो यदि राष्ट्रीयता का पक्ष विजयी होता है तो राष्ट्र के लिए ये लोग बलिदानी हैं। आपके लिए राष्ट्रीयता का कोई मूल्य नहीं है तो फिर क्या है, किसी ने किसी को भी मारा तो डाकू लोग बहुतों को मार देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो सोच है कि पहले हमारे क्रांतिकारियों ने किस उद्देश्य को लेकर अपने जीवन को बलिदान किया, किस उद्देश्य, उनकी काम में गलती हो सकती है, वो विचारधारा हो सकता है उचित है अनुचित है, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि उनका उद्देश्य क्या था, और जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया वो हमारे लिए सम्मान की चीज है, वो हमारे लिए प्रेरणा की चीज है, हमारे लिए वो आदर्श है। तो इस दृष्टि से आपने चलो चर्चा करने का अवसर दिया, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो समाज से लुप्त है, और इसको जागृत रखने से हमारे समाज में, हमारे नवयुवकों में शास्त्र, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, उत्साह मिलता है। तो उनका जीवन चरित्र पढ़ते रहना चाहिए, उनकी चर्चा यथासमय करते रहना चाहिए। धन्यवाद।